हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सहारन संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा जनरल साइंस में टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी को हमने कंप्लीट किया था। उसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड होता है ब्लड यानी रक्त। आज उसी रक्त पे बात करेंगे, ब्लड पे बात करेंगे कि रक्त ब्लड क्या होता है, कैसे कैसे वो कार्य करता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो बात स्टार्ट करेंगे ब्लड यानी रक्त पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड सर्किल, भाई बंधु मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें तथा हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी जितने भी वीडियो हमें बने उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप उन वीडियो को देख के और अपने परीक्षा को बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर सकें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लड यानी रक्त। जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्लड रक्त, उसी रक्त पे, ब्लड पे, लहू पे, लोही पे, खून पे बात करेंगे क्या होता है रक्त। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड यानी रक्त। एक एक बात इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, इसके लिए एक एक बात। तो टॉपिक है हमारा रक्त यानी ब्लड। रक्त यानी ब्लड। ब्लड सबसे पहला क्वेश्चन तो कि जो ब्लड रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसी ब्लड रक्त के बारे में बात की जाए तो एक नंबर पे कह सकते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक, एक तरल यानी लिक्विड, संयोजी यानी कनेक्टिव, तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक यानी टिश्यू। तो हमें ध्यान रखना है ब्लड यानी रक्त क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। क्यों कहते हैं इसे तरल संयोजी ऊतक? क्योंकि ब्लड एक अंग को दूसरे अंग से, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है और जब फ्लो होगा, बहेगा, तो वो एक अंग को दूसरे अंग से या एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी कारण से ब्लड यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। इसी ब्लड के बारे में बात जाए तो रक्त की जो उत्पत्ति होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, रक्त की उत्पत्ति जो होती है, इस रक्त की उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। कहाँ से होती है? मीजोड्रम से। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से? मीजोड्रम से। मीजोड्रम क्या है? कि ब्लड की जो उत्पत्ति, फॉर्मेशन, निर्माण जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, वो मीजोड्रम से होता है। मीजोड्रम क्या है, एंडोड्रम क्या है, एक्टोड्रम क्या है? तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणीय अवस्था होती है, उसी भ्रूणीय अवस्था के अंदर भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसके 3 स्तर, 3 लेयर, 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 3 मेम्ब्रेन या 3 झिल्लियाँ या 3 लेयर स्तर पाई जाती है। सबसे बाहर की जो लेयर होगी एक्टोड्रम कहलाती है। मध्य की जो झिल्ली या लेयर होती है मीजोड्रम कहलाती है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोड्रम कहलाती है। एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, 3 स्तर या लेयर पाई जाती है। इन्हीं तीनों स्तरों से हमारे हर एक ऑर्गन का निर्माण होता है। तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मीजोड्रम से होती है। इससे मीजोड्रम, हमें याद रखना है कि ब्लड रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोड्रम से होती है। अगर हमसे पूछा जाए ब्लड की पीएच कितनी होती है, रक्त की पीएच
रक्त की पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को ही क्या कहा जाता है? पीएच। यानी ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ब्लड की नेचर, प्रकृति कैसी है। पीएच पैमाना कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 7.4 होती है। सीधा सा आंसर दिखा रखना हमने कि ब्लड यानी रक्त और उसी की पीएच 7.4 होती है, 7.4 होती है। हमें ये भी पता है कि पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय होता है, यानी वो पदार्थ एल्केलाइन होगा। 7 से पीएच कम होती है तो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए ब्लड की तो दुर्बल क्षारीय होते हैं। कैसा? वीक एल्केलाइन होते हैं, दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति होती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? दुर्बल क्षारीय, वीक एल्केलाइन कहलाता है, दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो पीएच कितना? 7.4। अगर इसी ब्लड की मात्रा पूछ ली जाए हमसे कि रक्त की मात्रा एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के अंदर बात करें, मात्रा किसमें? सामान्य स्वस्थ मनुष्य में, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में अगर इसकी पूछी जाए मात्रा कितनी होती है तो सामान्य होती है ये लगभग 5 से 6 लीटर होते हैं। अगर हमें पूछा जाए सामान्यतः ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले जाए ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ ब्लड, तो दुर्बल क्षारीय, हाँ जी, स्लाइटली एल्केलाइन या वीक एल्केलाइन होती हैं, यानी दुर्बल हल्की सी क्षारीय प्रवृत्ति करते हैं। ब्लड की अमाउंट, मात्रा पूछी जाए कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी मात्रा होती है तो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 6 से 7 मीटर, 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर किसकी? ब्लड की। हमारी बॉडी में टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ये बेसिक बातें हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रक्त यानी ब्लड के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। और इन्हीं चारों में से 3 पॉइंट तो सही दिए जाएंगे, 1 पॉइंट क्या दे जाइएगा कुछ गलत करके, या 3 पॉइंट गलत दिए जाएंगे, 1 पॉइंट सही दे दीजिएगा। तो हमें ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर सत्य असत्य पे क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ये पता होना चाहिए रक्त की मात्रा सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त की पीएच, इसे तो सिंपल ही रट्टा मार के रखना, 7.4 कितनी होती है? 7.4 होती है। अगर रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हमने कभी लार भी पढ़ी थी पाचन तंत्र में कि लार जो आती है, सलाइवा जो लार होती है उसकी पीएच भी 7.4 होती है और ब्लड की पीएच भी कितनी होती है? 7.4 होती है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड के 2 भाग दिखाई देते हैं हमें। ब्लड के कितने भाग होते हैं? 2 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। उन्हीं स्पष्ट भागों पे बात करनी है। ब्लड के अगर रक्त के भाग पूछे जाए तो ब्लड को 2 भागों में बांट दिया हमने, और वो भाग कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। इसी ब्लड के अंदर हमें 2 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देंगे? 2। रक्त ब्लड के कितने भाग होते हैं? 2 भागों में बांट दिया हमने। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। दूसरा पार्ट होता है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल या ब्लड कार्पल्स, ब्लड सेल भी कहते हैं, ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। एक पार्ट कौन सा होगा? प्लाज्मा। हमें जो ब्लड है इसमें प्लाज्मा की परसेंटेज वैल्यू पूछी जाएगी हमसे। क्या पूछी जाएगी? प्लाज्मा की परसेंटेज वैल्यू की कितने % होते हैं। तो प्लाज्मा की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 55% होती है। कितनी होती है? 55%।
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि प्लाज्मा की पीएच कितनी होती है, प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, कि जो ब्लड प्लाज्मा है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 55% होता है। कितना आपको ध्यान रखना है, सिर्फ प्लाज्मा। दूसरा पार्ट ध्यान नहीं रखना, रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, क्योंकि जब एक पार्ट याद होगा तो शेष बचा हुआ कौन सा कहलाएगा, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। हमें एक तो याद रखें प्लाज्मा कितना, 55। भूल जाओ तो ये भी खुद बता रहे हैं, पैसे प्लाज्मा 55% होता है। क्या प्लाज्मा 55% होता है, पैसे प्लाज्मा 55% होता है जी। तो खुद भी खुद बता रहे हैं प्लाज्मा 55% होता है। ये जो प्लाज्मा 55% होता है, इसमें और क्या क्या होता है, इसी प्लाज्मा में ध्यान देना, हम पहले प्लाज्मा पे ही बात करेंगे। प्लाज्मा में 90% तो जल होता है। हो सकता है यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि सर जी ये कैसे हो सकता है, आप एक तरफ तो कह रहे हो प्लाज्मा 55% है, एक तरफ कह रहे हो कि इसमें 90% जल है। आप सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो अपने आप में 100% होता है। आपने मैथ पढ़ी होगी, और मैथ में कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी मान होता है, वो अपने आप में 100% होता है। यानी जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% है, लेकिन प्लाज्मा अपना तो खुद का 100% है। इसी 100% के प्लाज्मा के 90% भाग क्या पाया जाता है, जल। आप 55 का 90% निकालो, या इस प्लाज्मा को 100%, 100 का 90% क्या होता है, जल होता है। यानी इसमें मेनली क्या 90% तक तो क्या होता है, जल होता है। जो 10% रह जाता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ध्यान देना, जो प्लाज्मा 55% है उसमें 90% के लगभग तो क्या होता है, जल। 90-92% कह दिया जाता है, तो वो कोई 90 से 92% या 90% के लगभग क्या होता है, जल होता है। जो 8 से 10% रह जाता है उसमें क्या होता है, उसमें पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कौन से, कार्बनिक पदार्थ। जो 8 से 10% है उसमें कौन से, कार्बनिक, और दूसरे पाए जाते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ कौन से होते हैं, अब ये भी समस्या है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक। कार्बनिक यानी जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बनिक कहलाएगा। जिसमें कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है वो अकार्बनिक कहलाएगा। कार्बन से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक कहलाएंगे, कार्बन से जो नहीं बने होते वो अकार्बनिक कहलाएंगे। देखिए कार्बन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी कार्बन के इतने ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं कि एक अलग शाखा बन गई। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अंदर एक अलग शाखा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करना पड़ा। यानी कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। तो वही जिसमें कार्बन के परमाणु उपस्थित होंगे वो कार्बनिक कहलाएगा, जिसमें कार्बन के परमाणु उपस्थित नहीं होंगे वो अकार्बनिक कहलाएगा। फिर कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो कार्बनिक के अंदर ध्यान देना, कार्बनिक के अंदर होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। इसी में फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन, प्रोफाइब्रिन होता है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, प्रोफाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, और इसके अलावा होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं, ग्लोब्यूलर। तो इसमें मेनली प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए प्लाज्मा के अकार्बनिक भाग में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो मेनली प्रोटीन होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन हैं। क्या है ये, प्रोटीन। इन प्रोटीनों का काम क्या है फिर, इन सभी का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। थक्का जमाने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं, किसमें, ब्लड कोगुलेशन में,
रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोफाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ये सारे प्रोटीन कैसे होते हैं? रक्त का थक्का जमाने वाले होते हैं, यानी उस ब्लड का कोंगुलेशन करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का जमाने वाले कौन कौन से होते हैं। तो कौन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, प्रोफाइब्रिन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो ब्लड कोंगुलेशन करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। ये बातें हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। यानी कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो रक्त का क्या करते हैं? थक्का जमाते हैं, ब्लड का कोंगुलेशन। अब हो सकता है मैं ये नहीं पता हो कि ब्लड कोंगुलेशन क्या होता है, रक्त का थक्का क्या होता है। तो जब हमें चोट लग जाती है, ब्लड बाहर बहता है, कुछ टाइम तक बहेगा, लेकिन 3 से 6 मिनट के अंदर उसी ब्लड के यहाँ एक क्लोट जम जाता है, एक हार्ड संरचना का निर्माण होता है, एक परत बन जाती है जो कि उस बहते ब्लड को रोकती है, उसे वहीं पे जमा के रखती है। उसे ही कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। क्या करना? रक्त का थक्का जमना, ब्लड कोंगुलेशन हो जाना, ब्लड का क्लोट हो जाना, यानी जो ब्लड बह रहा था वो जम जाता है वहीं पे रुक जाएगा, ब्लड बाहर नहीं बहेगा, इंसान की मृत्यु नहीं होगी। तो उसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। तो ये क्लोटिंग करने वाले कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होंगे? अकार्बनिक पदार्थ वो होंगे जिनमें इनमें आते हैं खनिज लवण, इनमें क्या आते हैं? खनिज लवण, वह क्या आते हैं? आयन आते हैं। खनिज लवण और क्या आते हैं? आयन्स आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अकार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, तो खनिज लवण और आयन्स आते हैं। अब खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? तो मैं एक बार इन खनिज लवणों और आयनों को इस साइड में लिख रहे हैं अपने, यानी रक्त गणिका या रक्त कोशिकाएं बाद की बातें, इनको बाद में पढ़ना है। तो रक्त के अंदर जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, उसका दूसरा भाग जो अकार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन परमाणु शामिल नहीं होता, उसमें मेनली पाए जाते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण, और पाए जाते हैं आयन्स। क्या पाए जाएंगे? आयन। आयनों और खनिज लवणों के मिलने से क्या बनता है? हमेशा अकार्बनिक पदार्थ। ध्यान देते हैं कि कौन से अकार्बनिक, इसमें होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, खनिज लवण होते हैं। आप लिख सकते हो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा? MgCl2, यानी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। AlCl3 लिख सकते हो, बहुत सारे। इसके अलावा आयन भी प्रेजेंट होते हैं। आयनों में देखो Na+, सोडियम कैटायन या सोडियम धनायन होता है। कौन सा? सोडियम कैटायन या सोडियम धनायन होता है। सोडियम के अलावा यहाँ K+ पोटेशियम आयन होता है। K+ बोले तो पोटेशियम, सोडियम आयन पाया जाएगा, पोटेशियम आयन पाया जाएगा। किसके अंदर? ब्लड, और ब्लड के अंदर किसमें? प्लाज्मा में। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा के अंदर कौन सा पार्ट पाया जाएगा? ये ही हमारा सोडियम पोटेशियम। इसके अलावा होता है Ca+2 कैल्शियम आयन। कौन सा होगा? Ca+2 कैल्शियम आयन होता है। Ca+2 कौन सा? कैल्शियम आयन होता है। इसके अलावा कौन सा होता है? तो ध्यान देना, Cl- क्लोराइड आयन होता है। कौन सा? Cl- क्लोराइड आयन भी इसी प्लाज्मा में, यानी आयन जो भी होंगे वो कहाँ होंगे? इसी प्लाज्मा में होंगे। मेनली आयन किस भाग में पाए जाते हैं? ब्लड के प्लाज्मा भाग में। और उसी का कौन सा? अकार्बनिक पदार्थ वाला भाग जो होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता, कौन सा का? तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। इसके अलावा आप और लिख सकते हो Mg+2 मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा SO4-2 सल्फेट आयन भी होता है, कार्बोनेट आयन भी लिख सकते हो, बहुत सारे आयन पाए जाते हैं। यानी हमें ध्यान रखना है, प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा भाग, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 55% होती है। यानी 5 से प्लाज्मा, 5 से 55। इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर 2 भाग होते हैं। 90% के 92% तो जल होता है इसमें। इसी प्लाज्मा में 92% तो क्या होता है? जल। 90 से 92% के लगभग तो क्या होता है? जल। जो 8 से 10% रह जाता है भाग, 100% प्लाज्मा, उसमें से 90 से 92% तो जल, जो 8 से 10% रह गया
उस 8 से 10% में कौन सा भाग पाया जाता है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। कौन सा, कार्बनिक भाग और अकार्बनिक। अब कार्बनिक भाग कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु शामिल होगा वो कार्बनिक पदार्थ कहलाए। जिसमें कार्बन परमाणु शामिल होता है वो कौन सा कहलाएगा, कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। कौन सा शामिल होता है इसमें, कार्बन परमाणु शामिल होता है। कौन सा, कार्बन। तो ध्यान देना, कार्बन पाया जाता है इसलिए कार्बनिक। होते कौन से हैं, तो मेनली वो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड का, रक्त का थक्का जमाते हैं, ब्लड का कोंगुलेशन करते हैं। वो कौन से होंगे, सारे के सारे यही होंगे। तो एग्जाम्पल ध्यान रखने हमने कि कौन कौन से होते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिन प्रोटीन होता है, प्रोफाइब्रिनोजन। फाइब्रिन, प्रोफाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोफाइब्रिनोजन, ग्लोबुलर प्रोटीन, सब किस प्रकार के होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन हैं। क्या है, प्रोटीन। कुछ इनएक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, अनेक आयन इनको एक्टिव करते हैं। तो ये ही सारे प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, ब्लड यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो प्लाज्मा का कार्बनिक भाग का कार्य क्या हुआ, ब्लड का यानी रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होते हैं। ये मेन ये अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन परमाणु शामिल नहीं होता। अकार्बनिक का अर्थ यही होता है जिसमें कार्बन परमाणु शामिल नहीं होता, वो कौन सा कहलाता है, अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है। यानी जिसके अंदर कार्बन ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। कार्बन परमाणु शामिल नहीं होता, होंगे कौन कौन से, इसमें खनिज, लवण व आयन्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, खनिज, लवण व क्या होंगे, आयन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से, खनिज। अब खनिज लवणों के अंदर कौन से, बहुत सारे, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, आप KCl लिख सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। आयनों में कौन सा आयन होगा, जो सामान्य आयन होते हैं वही सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये आयन भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दो भाग बनाते हैं। कितने भाग बनाते हैं, एक होता है कार्बनिक भाग और एक कौन सा होता है, किसके अंदर, प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो टोटल ब्लड का 55% होता है, उसी में लगभग 90 से 92% तो क्या होता है, जल। जो 10% होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसी कार्बनिक पदार्थ के अंदर हम ये जो प्रोटीन होते हैं, इन्हीं प्रोटीनों के अंदर हिपेरिन प्रोटीन भी होता है, हिपेरिन, हिस्टामिन प्रोटीन भी होते हैं। हालांकि निर्माण ये नहीं करता, लेकिन हिपेरिन और हिस्टामिन प्रोटीन भी कहाँ पाए जाते हैं, इसी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इन सभी का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में। ये जो अकार्बनिक भाग होते हैं ये भी ब्लड का कोंगुलेशन, रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का क्या काम होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का सा पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ये बात भी आप लिख सकते हो, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। हल्का पीला तेलीय द्रव सा होता है, ये हल्का सा पीला। आप कहोगे सर जी हमने तो प्लाज्मा देखा ही नहीं, देखने को हमें कहीं नहीं जाना। हमारे जो स्किन, आप यहाँ से जल्दी से नहीं हटेगी, लेकिन ये नाखून के पास से स्किन थोड़ी सी उखड़ी हुई होती है, थोड़ी सी हटी हुई होती है। आप उसी स्किन को थोड़ा सा हटाना, तो हल्की सी हटाओगे, यहाँ से हल्का सा ब्लड बाहर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड बाहर आएगा। ये नहीं कि इतनी छोटी सी स्किन हटाओगे इतना ब्लड आएगा कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का सा क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। आप उसे 2, 4, 5 मिनट आने दें, वो हल्का सा बाहर आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप देखोगे कि 2, 4, 5 मिनट के बाद में उस ब्लड का थक्का जम जाता है, तथा उसी के साथ एक चिपचिपा तेलीय पदार्थ होता है, हल्का पीला सा तेलीय पदार्थ होगा। एक हल्का पीला सा तेलीय पदार्थ होगा, वही हल्का पीला तेलीय पदार्थ क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा कहलाता है। कौन सा, प्लाज्मा। आपने कभी गौर की होगी कि जब कोंगुलेशन हो जाता है तो उसके साथ बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हल्का पीला रंग का होगा, पारदर्शी सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। तो बात समझ में आई क्या, प्लाज्मा क्या होता है, जो कि हमारे ब्लड का ही एक क्या होता है, भाग होता है, पार्ट होता है। ये प्लाज्मा तक हमें ध्यान रखना है कि ब्लड के ही दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा भाग और एक होता है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। तो आप सभी एक बार
इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर दें तथा हम इसे अपने सभी सगे साथियों भाई बंधुओं के साथ इसे शेयर कर दें तथा हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ, इसी ब्लड के नेक्स्ट होते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती हैं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं या इन्हें कहते हैं रक्त कोशिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स कहते हैं, दोनों ही नाम मिलते हैं। क्या मिलता है? ब्लड सेल या ब्लड कार्पल्स, दो नाम मिलते हैं। आप इन्हें रक्त कणिकाएं कहो या रक्त कोशिकाएं कहो, बात एक ही होगी। रक्त कणिकाएं बोल दो या रक्त कोशिकाएं बोल दो। एक भाग प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। अब ये रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा जब अलग हो जाएगा तो उसके अंदर 3 प्रकार की हमें कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? इनके भी हमें रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं और वो तीनों के नाम ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक का नाम होता है जिसका नाम हम लिखते हैं RBC, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, दोनों ही वर्ड बोल सकते हो। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। RBC इसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं या RBC होती है। इसी RBC का एक अन्य नाम ध्यान रखना है। इसी RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। RBC का अन्य नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। फिर कह रहा हूँ RBC का अन्य नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इसी का नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट वर्ड मिलता है। कौन सा? दूसरे नंबर पे आती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना कौन सा? वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो सफ़ेद रंग की, यानी श्वेत कहा जाता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो WBC का क्या नाम होगा? WBC को भी तो इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। WBC का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है। कौन सा? तीसरे प्रकार की होती है जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कहते हैं। इन्हें पट्टिकाणु भी कहते हैं या बिंबाणु भी कहते हैं, बिंबाणु, या इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो 3 प्रकार की ब्लड सेल्स या ब्लड कोशिकाएं होती हैं। एक कौन सी? RBC, एक कौन सी? WBC, एक कौन सी? प्लेटलेट्स। क्या होता है RBC, क्या होती है WBC, क्या होती है प्लेटलेट्स? इन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि RBC क्या होती है, उसका क्या कार्य होता है, WBC क्या होती है, उसका क्या कार्य होता है, और प्लेटलेट्स क्या होती है, उनका क्या कार्य होता है, संख्या कितनी होती है, कैसे कार्य करती है, कब कब हमारे लिए लाभदायक है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये। एक एक बात पे हम नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो के आगे की जितनी भी बातें वो ब्लड का पार्ट हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।